दोस्तों, आरपीएफ और हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया आपके लिए, ताकि आप नए कंसेप्ट भी सीख सके और साथ में प्रैक्टिस कर सके। तो काफ़ी डेडिकेटेड वीडियो है ये मैथ के लिए और हरियाणा पुलिस या फिर आरपीएफ के लिए। सभी क्वेश्चन किसी न किसी पुलिस के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यूपी पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो। तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। तो शुरू करते हैं। बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर कंसेप्ट आपको क्लियरली समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश करना, तभी आपको फायदा मिलेगा इसका। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है सिंपलीफाई करना। बस इसको क्या लिखा देखो इसने, 144 डिवाइड में 0.144। देखो, पॉइंट के बाद तीन तीन डिजिट है, तो इसकी जगह हम क्या कर देते हैं, ऊपर 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये पॉइंट हटा देते हैं। यानी यहाँ पे सिंपली क्या लिख देते हैं, 144 लिख देते हैं, ठीक है। आगे दिखते हैं, इस साइड क्या दे रखा है, 14.4। पॉइंट को हटा के नीचे 10 लिख देते हैं। ऐसा हम बचपन से करते आए हैं। और ये x है। तो देखो, 144 से 144 कैंसिल। देखो क्या आएगा यहाँ पे, x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 144 डिवाइड में ये 1000 नीचे चला जाएगा, यानी 10 की पावर 4 हो जाएगी नीचे। यानी 4 पॉइंट के बाद 4 स्थान छोड़ने हैं हमने, पॉइंट के बाद 4 स्थान छोड़ के करना है। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल था। आपने बस ये, आप एग्जामिनर कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन देखना चाहता है, कहीं आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दे। और काफ़ी बच्चे करते भी है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो, ये क्रमागत 3 विषम संख्या है, यानी लगातार कंजिक्यूटिव 3 ओड नंबर है। इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। यानी जो पहली 3 क्रमागत विषम संख्या है, उनका जोड़ पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। तो देखो, मुझे नहीं पता भाई कौन सी नंबर है, किसकी बात कर रहा है। तो मैं सिंपली क्या कर देता हूं, मान के चलो ये कोई भी विषम संख्या है, तो इससे जो अगली विषम संख्या होगी वो क्या होगी, इससे 2 ज्यादा होगी। और जो इससे अगली होगी वो इससे 2 ज्यादा होगी, यानी ये x+4 हो जाएगी। कहने का क्या मतलब है, मैंने कोई भी विषम संख्या ले ली, जो अगली विषम संख्या होगी, क्योंकि इसने लगातार बोला है क्रमागत, तो वो 2 ज्यादा होगी, उससे अगली 2 ज्यादा होगी। तो ये आ गई हमारे पास 3 विषम संख्या। इनका योग करो, कितना आएगा, 3x+6। इनका योग आ गया। इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है, यानी पहली संख्या कौन सी है भाई, x। तो इससे क्या है, ये 36 ज्यादा है। तो ये चीज दे रखी थी भाई, इसको सोल्व करना था आपने। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिंपली है, क्या बचा, 2x, इस साइड कितना बचा, 30, x की वैल्यू कितनी बची, 15। यानी पहली संख्या 15 है, अगली संख्या 17 है, अगली संख्या 19 है। 15, 17, 19। तो मध्य संख्या पूछा था भाई इसने, मध्य संख्या कितनी होगी, 17। तो ये आंसर था। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसा इसने बोला क्वेश्चन में जस्ट वैसे ही चलते जाओ। कोई परेशानी आपको किसी भी प्रकार की ना एग्जाम में आएगी ना यहाँ पे आएगी, ठीक है। अगला देखो भाई, अर्जुन, विक्रम और विजय का वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। भाई ये तो है अर्जुन भाई साहब, ये तो है अर्जुन, ये है विक्रम और ये है विजय, विजय दीनानाथ चौहान। इनका रेशो दे रखा है 2:3:5। सैलरी का अनुपात दे रखा है। यदि उनके वेतन में 15%, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो लास्ट में क्या वेतन बनेगा। तो देखो, जब परसेंटेज इंक्रीज करना है तो इसने रेशो दे रखा है, तो इसको हम अपने हिसाब से मान लें, ताकि इनकी जो परसेंटेज है वो निकालना आसान हो। और इसको मैं 200 मान लेता हूँ, इसको 300 मान लेता हूँ, इसको 500 मान लेता हूँ, क्योंकि भाई रेशो तो सेम रहा।
तो पहले में 15% बढ़ाया, 200 का 15% कितना हुआ 30, तो ये कितना हुआ 230। आगे बढ़ाया 10%, इसका 10% मतलब 30 बढ़ा, तो ये कितना हुआ 330। आगे देखो भाई इसका 20%, इसका 20% कितना हुआ 100, यानी ये कितना हो जाएगा 600। रेशो की बात करूं तो मैं कितना आएगा 23 रेशो 33 रेशो 60। देखो भाई कहीं है क्या ऑप्शन में 23 33 60, बी ऑप्शन बिल्कुल सही था, कोई वो नहीं थी, सिंपली जैसा इसने बोला वैसे हमें करना था। तो अगले क्वेश्चन पे फिर मूव करते हैं। 10 संख्याओं का औसत 6 है भाई, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाता है, तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट भी नहीं पता ना, तो आप कोई भी मान लो भाई जिसका एवरेज 6 आना चाहिए, तो एवरेज 6 आना चाहिए, तो क्या मान सकता हूं मैं भाई, एक नंबर को 4 मान लो, एक को 8 मान लो। इनका एवरेज क्या है 4 और 8 12, 12 को 2 से करेंगे 6 आएगा, मान लिया मैंने। प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया, 12 से कर दिया, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96। तो बताओ भाई अब कितना आएगा, निकाल लो कितना आएगा, 8 और 6 14, 144, 144 को 2 से भाग करो कितना आएगा 72, तो नया माध्य कितना आएगा 72। तो यहां से आपने क्या सीखा, पहले 6 था अब 72 है, यानी ये भी 12 से मल्टीप्लाई हो गया। तो कोई भी डाटा दे रखा है उसका एवरेज हमारे पास है, तो अगर मैं पूरे डाटा को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हमारा जो एवरेज है वो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कंसेप्ट था इसके पीछे, ठीक है। तो आपको नहीं पता था तो भी कर सकते थे आप। निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त करो, ये क्वेश्चन आप कर लोगे, इसमें कोई वो नहीं था, लेकिन किसी पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। मेरा मकसद था कि आपको पता लगे कि सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी यानी ए और बी दोनों मिलके 6 दिन में काम पूरा करते हैं। यदि ए अकेला उस काम को 10 दिन में, ये अकेला भाई साहब 10 दिन में निपटा देता है, तो बी बताओ भाई कितने दिन में करेगा। इससे बेसिक क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। मान लो 30 यूनिट काम था, ये 6 दिन में करता तो डेली की 5 यूनिट करेगा, ये डेली की 3 यूनिट करेगा। तो बी की बतानी थी, दोनों मिलके 5 यूनिट करते, ए अकेला 3 यूनिट करता है, तो बी के इससे कितने यूनिट बची 2 यूनिट। काम कितना हमारा 30 यूनिट, 2 यूनिट डेली करता है, कितना बचेगा कितने दिन में होगा 15 दिन में। देखो भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही था, कोई लंबी चौड़ी कुछ नहीं था इसमें, इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकते, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। एक आदमी एक औरत एक लड़का किसी काम को 2 3 और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए एक आदमी एक महिला की सहायता के लिए कितने लड़कों की जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है। तो देखो ये तो है एक मेन, एक वीमेन, एक लड़का, मतलब इसको बुआई लिख लेता हूं मैं। किसी काम को ये तो करता है 2 दिन में, ये करता है 3 दिन में, ये करता है 6 दिन में। मान के चलो भाई 6 यूनिट काम है, इसने दिन में 3 की, इसने 2 यूनिट की, इसने 1 यूनिट की। ये आ गई हमारे पास भाई, एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, एक 2 करता है, एक 1 करता है। काम को आधे दिन में करना है, कमाल की बात है। देखो 6 यूनिट काम है, 6 यूनिट को आधे दिन में करना है। आधे दिन में करने के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे दिन में हमें 12 यूनिट करनी है, तभी तो हम आधे दिन में 6 यूनिट कर पाएंगे। एक आदमी और एक महिला तो पहले से ही हमारे पास है, तो एक आदमी कितनी करता है दिन में 3 यूनिट, महिला कितनी करती है 2 यूनिट, यानी 5 यूनिट तो इन्होंने कर दी। दिन में करनी कितनी हमें 12 यूनिट, 12 यूनिट करनी है, तो एक बॉय एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 7 यूनिट करने के लिए 7 बॉय की जरूरत पड़ेगी हमें। तो यानी 7 बॉयज रिक्वायर्ड, तभी तो 12 यूनिट काम होगी, 12 यूनिट हो गए, तभी तो हम
6 यूनिट आधे दिन में कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए हो आप। थोड़ा सा ट्रिकी था। मोनिस एक निश्चित दूरी के 2/3 भाग को 4 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष भाग को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 घंटे 24 मिनट में तय कर सकता है। कुल दूरी ज्ञात करें। भाई एक निश्चित दूरी के 2/3 भाग, हमें नहीं पता निश्चित दूरी कितनी है, लेकिन मान तो सकते हैं। तो मान लिया मैंने, जिसका 2/3 निकालना आसान हो, 2/3 निकालना आसान हो तो मान लो 60 यूनिट है, 60 किलोमीटर है। मान लेते हैं भाई 60 किलोमीटर की डिस्टेंस हमारे पास। इसका 2/3 कितना होगा? 40, 40 किलोमीटर। 2/3 को 4 की स्पीड से करता है, यानी 40 किलोमीटर को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैवल करता तो कितना समय लेगा? ये 10 घंटे लेगा। शेष भाग को, शेष कितना बचा? 20 किलोमीटर। शेष बचा 20 किलोमीटर। ये 5 की स्पीड से जाता है भाई, यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। कितना समय लेगा? ये 4 घंटे लेगा। ठीक है। ये इसने बोल दिया कि ये 1 घंटे 24 मिनट में तय करता है। देखो मैंने 60 किलोमीटर माना था, ये एक्चुअल नहीं था। तो हमारे इसके हिसाब से कितना समय लगा? 14 घंटे। 14 घंटे लगा, यानी 14 घंटे का मतलब हुआ 14 गुणा 60 मिनट, इतना समय हमें लगा। लेकिन इसने बोल कितना रखा था? 1 घंटा 24 मिनट। 1 घंटा 24 मिनट का मतलब हुआ 84 मिनट। ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, हमारे हिसाब से 14 घंटे लग रहे हैं। इसके हिसाब से ये मिनटों में कैलकुलेट कर लिया ना, क्योंकि इक्वल करने हैं। इसके हिसाब से 1 घंटा 24 मिनट लग रहे थे। तो देखो 14×5 = 70, 14×6 = 84, यानी 10 रेशो किसके इक्वल आ गया? 1 के। यानी इसका 10 रेशो उसके 1 के इक्वल है। तो इसका 60 किसके इक्वल होगा? 1, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 6 किलोमीटर की डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो आप कैलकुलेट भी कर सकते थे, निकाल भी सकते थे। 6 किलोमीटर है, इसका 2/3 कितना होगा? 4 किलोमीटर। 4 की स्पीड से 1 घंटा लगेगा, 2 किलोमीटर को 5 की स्पीड से करेंगे 24 मिनट लगेगी। 1 घंटा 24 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। दो लंबवर्तीय बेलन यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ए और बी की रेडियस का रेशो दे दिया। यानी ये ए सिलेंडर है, ये बी सिलेंडर है। इसकी रेडियस, ये तो देखो रेडियस का रेशो है 5:2, और उनकी ऊंचाइयाँ यानी एच का रेशो कितना है? 7:5। पृष्ठीय अक्ष क्षेत्रफल का रेशो निकालना था, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h। जो बेलन होता है हमारा, सिलेंडर होता है, जब मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालता हूं तो वो होता है 2πr/h। यानी ये r पे भी डिपेंड करता है और h पे भी डिपेंड करता है। 2πr की वैल्यू कितनी है? a के लिए 5, h की वैल्यू कितनी है? 7। इसका रेशो निकालना है। 2πr कितना है? 2, h कितना है? 5। 2π से 2π कैंसिल, यहाँ 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे बचा 2, यानी 7:2 आएगा भाई। देखो कहाँ पे है? 7:2। बी ऑप्शन बिल्कुल सही था हमारा। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। इसमें आप रख, यहाँ पे पाई को सोल्व करने मत बैठ जाना, क्योंकि पाई दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें सोचने वाली बात और कैलकुलेशन वाली कोई बात ही नहीं है। भाई देखो राइट, सॉरी एक ट्रायंगल दे रखा है ABC। काफी क्वेश्चन आते हैं इस पैटर्न पे। ABC, ए बी 6 सेंटीमीटर है। ए बी को लिख लेता हूँ मैं 6 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। कोण ए का समद्विभाजक, यानी इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, ये डिवाइड करता है सामने वाली साइड को BDD से, यानी ये D है भाई। ये करता है 3:2 में, ये 3 है तो ये 2 है।
तो AC का मान क्या होगा? AC भाई साहब को निकालना है हमें। तो AC को कैसे निकालोगे? जो ये एंगल बाइसेक्टर होता है ना, किसी भी ट्रायंगल के लेके चलो, एंगल बाइस एक थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशो ऑफ रिमेनिंग साइड। समझो, जो एंगल बाइसेक्टर है वो डिवाइड करता है अपोजिट साइड, यानी इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा? जिसमें जो ये दो रिमेनिंग साइड बच गई, AB और AC, यानी BD और DC का जो रेशो है वही AB और AC का रेशो होगा, ये कहना चाहता। अगर AD बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो देखो अगर ये 3 है और इसकी वैल्यू 6 है, ये 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू 4 नहीं होगी? तो देखो 4, D ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा हमारा। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, BD डिवाइड में DC, इसका रेशो किसके इक्वल आएगा? AB डिवाइड में AC के। ये हमारी थ्योरम कह लो, कंसेप्ट कह लो, फार्मूला कह लो, तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आएगा। थ्योरम आपको मैंने बता दी है, एक्सप्लेन कर दी है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 23 है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो x प्लस 1/x। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपने काफ़ी किए होंगे। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो ऐसे क्वेश्चन से सामना ज़रूर हुआ होगा। x प्लस 1/x निकालना है और ये दे रखा है, यानी इसका यूज करना है। तो x प्लस 1/x निकालना है, स्केयर में वैल्यू दे रखी है, यानी इसका कहीं ना कहीं स्केयर करना है। इसका स्केयर कर दो दोनों साइड, या फिर एक साइड कह लो। x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये आएगी। ठीक है, यानी इसको जब खोल लेंगे तो ये आएगा, x से x कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास? x² प्लस 1/x² प्लस में 2, ये किसके इक्वल आ गया? ये आ गया भाई x प्लस 1/x का होल स्केयर, क्योंकि जब मैंने स्केयर किया तो इससे ये प्राप्त हुआ। अब देखो ये चीज़ हमें दे रखी है, ये चीज़ निकालनी है, ये चीज़ दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है? 23 और 2 25, यानी x प्लस 1/x का होल स्केयर किसके इक्वल आ गया? 25 के। तो x प्लस 1/x किसके इक्वल आएगा? x प्लस 1/x आएगा 5 के इक्वल, यानी x प्लस 1/x किसके इक्वल आएगा? 5 के। ठीक है, तो ये चीज़ थी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। वह जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप ये देखते ही बता देंगे भाई इसमें 2 जोड़ के स्क्वायर रूट करना है। 23 में 2 जोड़ा 25, उसका स्क्वायर रूट किया 5, बस फिनिश। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको। निम्नलिखित को हल करें, सोल्व दी फॉलोइंग। कोस स्क्वायर माइनस थीटा कोट स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 किसके इक्वल आएगा भाई? तो देखो एक चीज़ आप पढ़ते आए हो बचपन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 के। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा? साइन स्क्वायर थीटा बोलो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इस एक को इस साइड ले आओ, किसके इक्वल आए? उस इसको उस साइड ले जाओ, ये यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा? कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो कोस स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल आया? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको रिप्लेस करो इससे। आगे क्या? कोट स्क्वायर प्लस 1। कोट स्क्वायर प्लस 1 आपने फार्मूला सुना है, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जैसे ये है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऐसे ही क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। एक क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। देखो ये 3 आइडेंटिटी है, बार बार एग्जाम में मिलेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। देखो इसको अलग से लिख देता हूँ मैं। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये तीनों याद होनी चाहिए आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोट स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल आया? कोसिकेंट के, यानी ये आया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। आगे है प्लस 1, ये बताना था भाई किसके इक्वल आएगा। कोसिकेंट क्या होता है? 1 बाय साइन, यानी 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, यानी ये -1 बचा, प्लस 1 ये दे रखा है, ये किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा भाई। 0 के इक्वल, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही था इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे। इसमें ये जो कंसेप्ट यूज हुआ है इसको आप याद रखें, बार बार एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। ए बी और सी का मानक विचलन। मानक विचलन क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन सुना होगा आपने। टी है, तो A+6 B+6 और C+6 का मानक विचलन क्या होगा? तो देखो डेविएशन क्या होता है? डेविएशन क्या होता है कि भाई जो मीन वैल्यू है ना, उससे कितना डेविएट हो रही है चीजें। तो वही बात है, जब ABC 3 नंबर है, ABC, जब इनका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी SD निकालते हैं तो वो T आता है। जब इसमें सभी में 6 जोड़ दूंगा मैं, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि जो T का डिफरेंस इस साइड प्लस होगा इस साइड माइनस होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। यानी इसमें A+6 का निकालो, B+6 का, C+6 का, तीनों का निकाल लो आप, तब भी आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो T आएगा। आंसर आपका फिर भी T आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा कंसेप्ट मैं अलग से समझा चुका हूँ, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी। मान ले ए एक भाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, बी एक भाज्य है, इस तरह से A+B 240 है, यानी भाई A+B का जोड़ 240 है। ए तो बी तो भाज्य है, ए अभाज्य है। इसके अलावा ए बी का एलसीएम दे दिया भाई हमारे। ठीक है, तो ए और बी क्या हो गए? तो देखो एक तो प्राइम नंबर है, एक नॉन प्राइम है, तो कैसे सोल्व करें? पहले तो देखो ए और बी का जोड़ 240 है, 240 देखो इसमें नहीं है, तो ये बी तो वैसे ही कट गया, बाकी में 240 आ रहा है, तो एलसीएम है 4199। तो ये पता है इतना इतना बड़ा एलसीएम क्यों आया? क्योंकि एक प्राइम है एक नॉन प्राइम है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो यानी ये जो एलसीएम है ये इनमें से किसकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है? तो बताओ भाई। मल्टीप्लाई है, लास्ट में 9 आ रहा है, 3 और 7 करेंगे लास्ट में 1 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। 9 और 1, हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन होगा हमारा। 221 और 19 की मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं ना, 4199 ही आएगा, क्योंकि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों का जोड़ 240 है, तो सारी कंडीशन फुलफिल है, तो इसमें कोई घबराना ही बात नहीं है। लास्ट डिजिट देख के भी आप, लास्ट डिजिट है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी नंबर का, काफ़ी क्वेश्चन इसी पे बेस होते हैं जो आप सोल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित संख्या में से 7 दशमलव कौन सा है? बताओ ये कौन सा होता है भाई? 7 7 वो होता है कि वो जो मतलब एक फिक्स वैल्यू आ जाती है, बार बार रिपीट नहीं होता। जैसे 1/3 होता है, 1/3 को कैसे करेंगे? 0.3333 ऐसे चलता जाएगा, तो ये नहीं है। तो ये बताने नहीं कौन सा जो फिक्स वैल्यू आ जाती है। 3/7 निकालो कितना आएगा? 7 चौका 28, 2, 7 दूनी 14, 6,
सत्तो अट्ठी 56, 4, 7 पंजा 35, ये चलता रहेगा, कभी फिनिश नहीं होगा। ऐसे ही ये है 1/2 है, 1/2 की वैल्यू 0.5 आपको पता है, फिनिश। इससे आगे जाना ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, कोई रिपीटेशन नहीं है, खत्म हो जाती है, मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है, तो वो दशमलव बताना था आपको। ठीक है। नल ए किसी टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, बी इसे 36 मिनट में, सी 54 मिनट में। नल ए खोला गया, उसके 1 मिनट बाद नल बी खोला गया, उसके 4 मिनट बाद नल सी खोला गया, टंकी उभरने में आवश्यक समय कितना लगा। तो भाई बताओ कितना समय लगा। तो लिख लेते हैं भाई, ए को लगा 18 मिनट, बी लेता है 36 मिनट, सी भाई साहब लेता है 54 मिनट। एलसीएम मैंने ले लिया भाई 54 मिनट, इसने 3 यूनिट, इसने 54 नहीं भाई, पूरा पूरा 108 आएगा एलसीएम। ये 18 छिका 108, 36 थिया 108, 54 दूनी 108। ठीक है। ये हमारा टोटल टाइम है, टोटल वर्क है, यानी इस टंकी को भरने मतलब एक कैपेसिटी मान के चलो। ठीक है। नल ए खोला गया, ठीक है भाई, उसके 1 मिनट बाद, यानी पहली मिनट तो ए ने काम किया, ए ने कितने 6 यूनिट डाल दिया भाई, 6 यूनिट डाल चुका था। नल बी खोला गया, उसके बाद नल बी खुल खुल गया, तो उसके बाद क्या हुआ, 6 और 3 9 डाल दिया, उसके 4 मिनट बाद नल सी खोला गया, 1 मिनट के बाद तो बी खोला गया, यानी पहली मिनट तो ए ने काम किया, अगली यूनिट उस पे दोनों ने मिलके काम किया, ए और बी ने, यानी ये 4 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा, 4 मिनट तक ए और बी ने काम किया, यानी ये ए प्लस बी का काम है, ये सिर्फ ए का काम था। उसके बाद सी खोल दिया गया, सी खोल दिया तो आगे कितना होगा, 6 और 3 9 और 2 11, यानी इसके बाद जो भी काम होगा ना वो 11 यूनिट की उसमें होगा। तो समय बताओ भाई कितना लगा। टोटल 108 यूनिट डालनी थी टंकी में, 6 और 36 कितने हुई, 42 तो डाल दी हमने, बची कितनी, बच गई हमारे पास 66, 66 यूनिट डालनी थी। आगे 11 यूनिट डाल रही है 1 मिनट में, यानी 6 मिनट और लगेगी इसके अलावा, 1 मिनट, 4 मिनट, ये 5, 5 और 6 11, टोटल 11 मिनट का समय लगेगा भाई। ठीक है। 108 यूनिट हमारा काम था, 6 यूनिट इसमें डाल दी मैंने, उसके बाद ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं, यहाँ पे ए बी सी तीनों मिलके करते हैं, ए बी और सी तीनों मिलके काम करते हैं, तीनों मिलके 11 यूनिट डालते हैं। ठीक है। तो ये तो देखो पहली 1 और 4 5 मिनट का काम हो गया, ये हो गया हमारा 6 मिनट का काम, यानी 5 और 6 11 मिनट में टंकी हमारी फुल हो जाएगी, उसके बाद भी हम टंकी का कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं है। राम की कार्य क्षमता रहीम की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, यानी भाई जो राम की कैपेसिटी है ना वो रहीम से 2 गुना है। राम किसी काम को 6 दिन में करता है, तो रहीम कितने दिन में करेगा। भाई राम की 2 गुनी है रहीम से, तो रहीम देखो राम 6 दिन में करता है, राम की तो 2 गुनी है, तो रहीम तो 12 दिन में करेगा, फिनिश। क्योंकि देखो ये कैपेसिटी का रेशो दे दिया 1:2, तो जो इनके काम का रेशो होगा ना दिन में वो 2:1 होगा। ये रहीम है, ये राम है, राम की कैपेसिटी 2 गुनी है, यानी ये इसकी कैपेसिटी 2 गुनी है, तो ये टाइम कम लेगा, कि भाई जो कोई फास्ट काम करता है वो उतना ही कम समय लेगा, वही कंसेप्ट इसमें है। रीमू और अलका की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है।
ठीक है, 20 वर्ष पहले निम्नलिखित में से कौन सा उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता। ये टोटली आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करने वाला क्वेश्चन है कि भाई रामू रीमू और अलका है, ये रीमू है, ये अलका है, इनकी एज का रेशो है 3:2। 20 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या नहीं हो सकता भाई, बताओ। देखो मैं एक बार बता दूं आपको, 3:2 है तो इनका वो निकालूंगा नहीं, तो 1.5 आएगा, मतलब इनका जो एज का रेशो है। देखो आप नोटिस करो एक छोटी सी बात, आज आपकी एज 10 साल है, आपके पिता की है 40 साल, ठीक है। इससे मान के चलो, देखो ये 30 साल है, यानी आपकी एज है 30 साल, आपके पिता की है 50 साल। 10 साल पहले क्या होगी, 10 साल पहले एज आपकी 20 होगी, इनकी क्या होगी 40 होगी। उसके 10 साल पहले क्या होगी, इसकी 10 होगी, इसकी 30 होगी। तो देखो कुछ चीजें बढ़ती जा रही है। कैसे, यहाँ पे देखो एज का रेशो कितना है, 1:3। यहाँ पे कितना है, 1:2। यहाँ पे कितना है, 3:5। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 0.3। यहाँ पे कितनी है, 0.5। यहाँ पे कितनी है, 0.6। कहने का क्या मतलब है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है जो एज का रेशो है ना वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है जो एज का रेशो है वो बढ़ता जाता है। यानी 20 साल पहले है ना तो रेशो कम होगा, 20 साल पहले तो रेशो कम होगा। आज रेशो कितना है, 3/2 यानी 1.5 है, तो 20 साल पहले 1.5 से कम ही होगा। 20 साल पहले जो एज का रेशो है वो कम ही होगा। ये कितना है, 1.7। ये कितना है, 1.6। ये कितना है, 7/5 यानी 1.4। ये कितना है, 1.8। आप ऐसे रेशो निकाल सकते हो इनका एज का। तो आज कितना है, 1.5। तो 20 साल पहले इनका एज का जो रेशो है वो इससे कम ही होगा, कम है एक ही बस, 1.4। तो ये नहीं हो सकता भाई इसका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो आज रेशो है 20 साल पहले, 20 साल पहले रेशो कम ही होगा, उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता। आज 3:2 है तो 20 साल पहले क्या नहीं हो सकता भाई उनकी आयु का, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। कंसेप्ट क्या है यहाँ पे जो यूज हुआ है, कंसेप्ट क्या है कि आज मान के चलो ये आप खुद है, ये आप है, आप ये है आपके फादर साहब, मैं आपको समझा भी चुका हूँ। आज आपकी एज है 40 साल, आपके पिता की है 60 साल, तो यहाँ पे रेशो क्या आया, 40:60। ठीक है, अगर मैं 10 साल पहले बोलूँ, 10 साल पहले, यहाँ पे 30, यहाँ पे 50, रेशो कितना आया, 30/50। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो रेशो कितना आया, 4/6 यानी 2/3, 0.67। यहाँ पे आया 0.6। कहने का मतलब है कि टाइम के साथ साथ रेशो बढ़ता जाता है, ये टाइम के साथ साथ रेशो बढ़ता जाता है। बस वही कंसेप्ट यूज करना आपने। यहाँ भी देखो रीमू और अल्का है, तो इनका जो रेशो टाइम आयु का अनुपात नहीं हो सकता, यानी जो 20 साल पहले है, 20 साल पहले रेशो क्या होगा इनका, कम होगा इससे। तो ये आएगा भाई इसका, क्योंकि ये ऑप्शन ही डिफरेंट है इनसे। ठीक है, तीनों से।
तो ये कंसेप्ट था इसमें, ये आपने सोल्व करना है। आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करना। साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा 3/5 है, तो साइन अल्फा कोस अल्फा निकालो भाई। काफी सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसका स्केयर करो। साइन अल्फा माइनस कोस स्केयर का क्या आएगा, साइन स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर अल्फा -2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ये क्या होता है 1 -2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ये निकालना है, इसको x मान लो। ये किसकी वैल्यू है, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, इसका स्केयर के इक्वल रखा हमने, यानी ये आया 9/25। तो 2x की वैल्यू क्या आई 1 - 9/25, यानी 2x की वैल्यू आई भाई 25 - 9 16/25, यानी 8/25 हमारा राइट आंसर आएगा भाई। ठीक है, सिंपली स्केयर करो, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर अल्फा 1 होगा। ठीक है, ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। देखो भाई ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। जब एक संख्या ए में 20% की वृद्धि होती है, देखो मान के चलो भाई संख्या क्या थी, सबसे आसान है 100 मान लो। 20% की वृद्धि होती है, यानी ये 120 कर दिया। फिर यह 20 कम हो जाती है भाई, इसको फिर 20 कम कर दो, 20 कम करने के बाद ये कितना आया 100। ठीक है, तो हमें 160 प्राप्त होता है, यानी इस 100 की वैल्यू कितनी है 160। तो ये 100 है, इसकी वैल्यू भी 160 होगी, यानी हमारे पास जो संख्या है वो 160 आ गई। ठीक है, यदि संख्या ए में 20% कमी होती है और 20 की वृद्धि होती है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, संख्या आ गई हमें 160, 160 में 20% की कमी होती है, 20% कम करो भाई इसका, 20% मतलब 5वां हिस्सा 32, 32 कम करो तो आएगा 128। अब 20% बढ़ा दो इसका, 20 की वृद्धि होती है सिर्फ 20 की, इसमें 20 बढ़ा दो कितना आया 148। तो हमें क्या प्राप्त होगा भाई 148 प्राप्त होगा। देखो जैसे इसने बोला वैसे चलते जाओ, मैंने संख्या 100 मानी, 20% बढ़ा दी, यानी ये 20% प्लस कर दिया 120 आ गया। फिर यहाँ पे 20 कम कर दिया, वापिस से 100 आ गए, लेकिन इसने बोला कि भाई 160 आ रहा है, तो यानी इस 100 की वैल्यू कितनी है 160 है, तो हमारी संख्या ही 160 आ गई। 100 संख्या 60 आ गई, इसमें से 20% कम किया, 20 जोड़ दिया, 148 मिल गया। जैसा जैसा बोलता गया वैसे वैसे हम करते गए और हमें फाइनली हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, कोई भी डाउट है अब कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप बता सकते हो। 5 मीटर का कपड़ा है, बेचने के दौरान अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो अर्जित लाभ प्रतिशत निकालो। काफी सिंपल है भाई, मुझे नहीं पता कपड़ा किस रेट पे खरीदा किस पे बेचा, लेकिन मेरी मर्जी है, जब दे दे कुछ भी नहीं रखा ना तो अपनी मर्जी चला दो वहां पे। 5 मीटर कपड़ा बेचा, मान लो कपड़े 1 मीटर का कॉस्ट प्राइस कितना भाई, कॉस्ट प्राइस है 1 रुपया। भाई मैं तो 1 रुपए के हिसाब से खरीद के लाया हूँ। उस 5 मीटर कपड़ा बेच दिया, मुझे नहीं पता भाई कितने का बेचा, या फिर आप मान लो भाई मैंने तो सेलिंग प्राइस मान लिया ये 1 रुपया। तो 5 मीटर का कितना हुआ सेलिंग प्राइस 5 रुपए, 5 रुपए का बेच दिया। लाभ मतलब ये जो बेचा 5 रुपए हमें प्राप्त हुए, इसमें क्या है उस कपड़े के 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो अर्जित लाभ प्रतिशत निकालो। ठीक है, तो मान देखो 5 रुपए का बेचा, इसमें क्या है कॉस्ट प्राइस मान लो, कॉस्ट प्राइस है हमारा x, सेलिंग प्राइस है 5 रुपए।
1 मीटर का एक्स है, ये 5 मीटर का सेलिंग प्राइस है 5 रुपए, तो प्रॉफिट कितना हुआ? ये प्रॉफिट क्या कहता है 2 मीटर के कॉस्ट प्राइस के, 2 मीटर का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 2x। ठीक है, 2x का प्रॉफिट हो गया भाई हमें। किस पे हुआ? x पे। जो हमारा वो है कॉस्ट प्राइस है 5x, टोटल 5x था कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हुआ 2x का, 2/5 कितना होता है? 40%। सिंपल है। देखो इसको क्वेश्चन को करने के काफी तरीके हैं, जब आप परसेंटेज को डीपली समझ जाओगे ना तो आप इसको पता नहीं कितने तरीके निकाल के लाएंगे, भाई ऐसे करो ऐसे करो। दोबारा से बताता हूँ एक बार फिर से। भाई मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस x है, 1 मीटर का कॉस्ट प्राइस x है, कॉस्ट प्राइस 5 मीटर का कितना होगा? 5x। ठीक है, इसने प्रॉफिट कितना बोल दिया? प्रॉफिट बोल दिया भाई 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर, 2 मीटर का कितना होगा? 2x। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ही तो होता है, यानी 7x। तो 7x पे तो हमें जाना नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट कितना भाई? 2x। कितने पे? 5x पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 40%। ठीक है तो ये क्वेश्चन था आपके लिए, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन और करते हैं भाई, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये। x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल है 0 के, x² प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x² का मान क्या होगा? सिंपली क्या सोचो, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना तो दिमाग कई बार काम करना बंद कर देता है। तो कैसे करेंगे? हमें देखो क्वेश्चन में 1/x 1/x² इस प्रकार की टर्म चाहिए, लेकिन हमें तो दे रखी है सिंपली। तो कैसे करेंगे? देखो 1/x निकालना, तो इसको x से भाग कर दो, x से भाग करेंगे कितना आएगा? x माइनस 3 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। तो यानी यहां से हमें क्या मिला? x प्लस 1/x की वैल्यू 3 आ गई भाई। एक इक्वेशन तो हमें हमारे पास ये आ गई। ठीक है, x प्लस 1/x आ गया, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब चाहिए x² प्लस 1/x², इसको दोनों साइड स्केयर कर दो, क्या आएगा? x प्लस 1/x स्केयर करो, कितना आएगा? x² प्लस 1/x² प्लस 2। ठीक है, इसकी वैल्यू 3, 3 का स्केयर 9, ये वैल्यू हमें चाहिए, ये डिजायर है। तो इसको ऐसे लिखो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, ये 2 इस साइड आ गए, मतलब ये 7 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। तो x प्लस 1/x, देखो x प्लस 1/x की वैल्यू है 3, x² प्लस 1/x² की वैल्यू है 7, टोटल आंसर क्या है हमारा? 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था भाई, कुछ भी नहीं था, बस इसको x से भाग कर दो। आप इस प्रकार के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे कि x प्लस 1/x दे रखा है, x² प्लस 1/x² निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपने इस प्रैक्टिस सेशन का एंजॉय किया होगा। कोई भी डाउट है, वीडियो कैसे लगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।